नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसका विग्रह करने पर दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, समान कारकों का प्रयोग होता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास कहा जाता है। तो पढ़ते हैं कर्मधारय समास को विस्तार से। कल हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। तत्पुरुष समास को हमने दो भागों में विभाजित किया, वेदीकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वेदीकरण तत्पुरुष समास उस समास को कहा जाता है जिस समास का जिस समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है, भिन्न भिन्न कारकों का प्रयोग होता है या प्रसर्गों का प्रयोग होता है, उसे वेदीकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल विस्तार से परिचर्चा की। कारक के आधार पर वेदीकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके शेष जो कारक हैं उनको वेदीकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास, इसके अंतर्गत जो हम व्यवहार में कर्मधारय समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास पढ़ते हैं, वह इसके अंतर्गत आता है, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास, ऐसा हम उसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। कर्म से तात्पर्य गुण का बोधक होता है और इसमें विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमेय उपमान होते हैं, यानी इसके जो समस्त पद हैं वो विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान के रूप में प्रयुक्त होते हैं और उनका हम जब समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में विभक्तियां या कारक जो है वो समान रूप में प्रयुक्त होते हैं और अधिकांशतः कर्ता कारक होता है। उस कर्ता कारक का ही हिंदी व्याकरण में जब हम समास विग्रह करेंगे समस्त पद का, तो समानाधिकरण कर्मधारय समास में कर्ता कारक का ही प्रयोग होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास को सामान्यतः हम 7 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, तो उनके विस्तार से हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नील गाय, नील गाय समास विग्रह करेंगे। नीली है जो गाय, नील गाय। गाय की विशेषता क्या है? विशेषता है कि वो नीली है। गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया, विशेष्य। और नीली क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार रक्त कमल, रक्त है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है? वो रक्त के समान है, यानी लाल है। तो यहां भी ये विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नर शार्दुल, नर शार्दुल, शार्दुल रूपी नर, नर है
वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। शार्दूल क्या हो गया, उपमान हो गया। यहाँ उपमेय और उपमान मिलकर के एक समस्त पद बना, नर शार्दूल। इसी प्रकार राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव के समान लोचन। यहाँ राजीव का अर्थ क्या है, कमल है। लोचन की विशेषता क्या है, वो कमल के समान है। तो लोचन क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल या राजीव क्या हो गया, उपमान हो गया। तो यहाँ के समान आया है तो ये उपमा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। यानी राजीव लोचन का समास विग्रह करेंगे तब तो उपमा अलंकार होगा, और राजीव लोचन अगर ये पद है, समस्त पद है, तब यहाँ रूपक अलंकार, रूपक, ये ध्यान रखें। और यहाँ शार्दूल रूपी नर, यहाँ देखिए आप रूपी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रूपक अलंकार। यह सीधा आरोप किया गया है, तो रूपक के समान नहीं लगाते इसमें, तो ये रूपक अलंकार है। और रूपक के आधार पर उपमेय उपमान है। और यहाँ राजीव के समान लोचन, यहाँ उपमा अलंकार है। उपमेय उपमान यहाँ भी है, ये उपमेय हो गया, राजीव क्या हो गया, उपमान हो गया। और यहाँ राजीव लोचन है, इसमें हमें पूछा जाए अलंकार तो रूपक अलंकार है। नर शार्दूल में अलंकार पूछा जाए तब भी हमें क्या बताना है, रूपक अलंकार बताना है। और शार्दूल रूपी नर रूपक है, लेकिन राजीव के समान लोचन तब पूछा जाए इसमें, तब हम कौन सा अलंकार बताएंगे, उपमा अलंकार बताएंगे। तो कर्मधारी जो समास है, समानाधिकरण कर्मधारी समास है, उसमें हमें अलंकार का भी बोध होता है और अलंकार की परिचर्चा भी हम साथ में करते रहेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को सामान्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारी समास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जिस तत्पुरुष समास के विग्रह पदों में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास कहा जाता है। एक ही विभक्ति से तात्पर्य जो कारक है, उन कारकों में दोनों पदों के साथ समान कारक का प्रयोग होता है। दूसरे रूप में हमेशा कह सकते हैं कर्ता कारक का ही महत्वपूर्ण रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग होता है दोनों पदों के साथ में। अगला बिंदु है, जिस समस्त पद से विशेषण विशेष्य भाव प्रकट होता है, जिस समस्त पद से विशेषण विशेष्य भाव प्रकट होता है, उसे विशेषणवाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है, विशेषणवाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेषण विशेष्य की चर्चा हमने अभी की है, नील गाय के बारे में, रक्त कमल के बारे में, काली टोपी, लाल रुमाल, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जिस समस्त पद से उपमानु उपमेय भाव प्रकट होता है, उसे उपमानवाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। कौन सा समास कहा जाता है, उपमानवाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। इसमें हमने नर शार्दूल पढ़ा है, राजीव लोचन पढ़ा है, ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो किसके अंतर्गत आते हैं, उपमानवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इस समास को हम सामान्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उपमानो उपमेय भावसूचक कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य भावसूचक कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य भावसूचक कर्मधारय जो समास है उसको हम 7 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। उसको 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कर्मधारय समास, उपमानो उपमेय भावसूचक कर्मधारय समास और विशेषण
विशेष से भाव सूचक कर्मधारय समास। विशेषण विशेष से भाव सूचक जो कर्मधारय समास है उसको हम सामान्यतः 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। 2 नंबर है विशेषण उत्तर पद कर्मधारय समास, वह कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद विशेषण होता है। 3 नंबर विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसके उभय पद यानी दोनों पद विशेषण होते हैं। 4 नंबर विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद क्या होता है, विशेष्य होता है। 5 नंबर अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। 6 नंबर मध्य लोपी कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका मध्य पद लुप्त हो जाता है, मध्य पद का लोप हो जाता है, उसे मध्य पद लोपी कर्मधारय समास कहा जाता है। 7 नंबर संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। इसे हम द्विगु समास के रूप में विस्तार से पढ़ते हैं, द्विगु समास के रूप में इसे जानते हैं, जो किसके अंतर्गत आता है, विशेषण विशेष्य भाव सूचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। कौन सा, द्विगु कर्मधारय समास या द्विगु समास। चर्चा करते हैं विस्तार से। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महाजन, समास विग्रह करेंगे, महान है जो जन, यानी जन की विशेषता क्या है, महान है। तो महान है जो जन यह विशेषण पूर्व पद हो गया। इसी प्रकार शुभागमन, शुभ है जो आगमन, आगमन की विशेषता क्या है, वह शुभ है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला यानी पीत। वस्त्र की विशेषता क्या है, वो पीत है यानी पीला है। पीतांबर में दूसरा जो समास होता है वो कौन सा होता है, पीत है अंबर जिसका वह है। अगर हम इसका समास विग्रह ऐसा करें, पीला है या पीत है अंबर जिसका वह है, विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, विष्णु नमामि। तब यहाँ बहुब्री समास होता है किसी साधु के लिए, विष्णु के लिए, जब कर्मधारय समास के रूप में ये प्रयुक्त होता है, तब इसका समास वगैरह क्या होगा, पीत है अंबर जिसका वह है। विष्णु हो गया या कोई साधु विशेष हो गया, श्री कृष्ण हो गया। और इसका समास वगैरह ऐसा करेंगे, पीत है जो अंबर, तब यहाँ विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होगा। पूर्णेंदु, पूर्ण है जो इंदु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। पूर्ण है जो इंदु, पूर्णेंदु, विशेषता क्या होगी इंदु की, वो पूर्ण है। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, आनंद की विशेषता क्या है, वो परम है। नीलगिरी, नील है
जो गिरी, नीलगिरी, या गिरी मानी पर्वत होता है और पर्वत की विशेषता क्या है, वो नील है यानी नीला है, नीला है जो गिरी। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल, समास की क्या करेंगे, सुंदर है जो लाल, सुंदर लाल। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, बोली की विशेषता क्या है, वो खड़ी है। तल घर, तल में बना है जो घर, तल घर। पूछल तारा, पूछल है जो तारा यानी पूंछ वाला तारा। छुट भैया, छोटा है जो भैया, छुट भैया। काला पानी, काला है जो पानी, काला पानी। तो यहाँ ये सारे के सारे जो उदाहरण है उनमें पूर्व पद क्या है, विशेषण है। जैसे सुंदर है, खड़ी है, तल है, पूछल है, छोटा है, काला है। इसके बाद में 2 नंबर है विशेषणों उत्तर पद कर्मधारी समास, यानी वह समस्त पद जिसमें उत्तर पद क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तर पद यानी दूसरा पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे विशेषणों उत्तर पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। या पुरुष की विशेषता क्या है, वो उत्तम है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेषण उत्तर पद हो गया। इसका नाम क्या है, उत्तर पद विशेषण। ये विशेष्य है पुरुष। तो यहाँ स्थिति क्या हुई कि उत्तर पद जो है वो क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। नराधम, नर है जो अधम, नराधम। अधम क्या हो गया, विशेषण हो गया। मुनिवर, मुनि है जो वर, वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। वर क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्रभु दयाल, प्रभु है जो दयालु, दयालु क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्रभु की विशेषता क्या है, वो दयालु है। शिव दीन, शिव है जो दीनों का, यानी गरीबों का, यानी शिव है जो दीन। मित्रवर, मित्र है जो वर, वर का तभी चर्चा की श्रेष्ठ, मित्र है जो श्रेष्ठ, वर, वर क्या हो गया, विशेषण हो गया। मुनि शिरोमणि, मुनि है जो शिरोमणि, शिरोमणि क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो जो उत्तर पद है वो क्या है, विशेषण के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि पुरुषोत्तम है, नराधम है, मुनिवर है, मित्रवर है, मुनि शिरोमणि है। इनका दूसरे रूप में जब हम समास विग्रह करते हैं तब वहां तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में भी कौन सा होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास
होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम में कारक चिन्ह आ गया, इसका समास विग्रह क्या होता है? तत्पुरुष समास है, उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास के रूप में इसका समास विग्रह करेंगे तब ये अधिकरण तत्पुरुष में जाएगा। कैसे? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, नरों में अधम में कारक चिन्ह आ गया। मुनियों में श्रेष्ठ में कारक चिन्ह आ गया। मित्रों में वर यानी मित्रों में श्रेष्ठ, मुनियों में शिरोमणि। अगर में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं पुरुषों में उत्तम, नरों में अधम, तब वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ विशेषण के रूप में उत्तर पद को काम में लेते हैं तब वहां क्या होगा? विशेषण उत्तर पद कर्मधारय समास होगा। यानी नर है जो अधम, पुरुष है जो उत्तम, इस रूप में जब हम समास विग्रह करते हैं इसका, तब ये किस में जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा। ये ध्यान रखना है। ये दोनों उदाहरण तत्पुरुष समास में नहीं आते, अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं तब। फिर है 3 नंबर बिंदु, विशेषणों उभय पद, यानी उभय पद या दोनों पद विशेषण के रूप में जहां प्रयुक्त होते हैं उसे विशेषणों उभय पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है, शीतोष्ण, यानी दोनों ही क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं दोनों पद। शीत भी क्या है? विशेषण, और उष्ण भी क्या है? विशेषण। मृदु मंद, मृदु है जो मंद है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर है। नील पीत, नील है जो पीत है, यानी जो नीला भी है और जो पीला भी है। लाल पीला, लाल है जो पीला है, यानी लाल भी है जो पीला भी है। खट मीठा, खट यानी खट्टा है जो मीठा है, यानी जो खट्टा भी है जो मीठा भी है। काला स्याह है, काला है जो स्याह है, यानी काला और स्याह है। स्याह का मतलब क्या होता है? गहरा काला। काला भी है जो गहरा काला भी है, स्याह भी है। लाल सुर्ख, सुर्ख का मतलब गहरा लाल होता है। सुर्ख से क्या बना है? सुर्खी बना है। क्या बना है? सुर्खी। लाल है जो सुर्ख है। लाल जर्द, पीला जर्द, पीला है जो जर्द है। पीला भी है जो जर्द भी है। जर्द से ही क्या बना है? जर्दा बना है। क्या बना है? जर्दा। यानी पत्ता जब पूर्ण रूप से पीला होकर के अलग हो जाता है तो वो क्या है? जर्द हो जाता है। तो कहने का मतलब उससे क्या बनता है? जर्दा बनता है, जो पत्ते होते हैं। इसके बाद में विशेषण, विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे धर्म बुद्धि विषयक
विषयक बुद्धि, धर्म बुद्धि। यहाँ धर्म जो है वो विशेष्य के रूप में है, पूर्व पद है। विंध्य पर्वत, विंध्य विषयक पर्वत। इसके बाद में है अव्यय पूर्व पद, कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे पूर्व पद अव्यय कर्मधारय समास कहा जाता है। जब अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं उसमें भी पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और यहाँ भी यही स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये उदाहरण आते हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब वहां कर्मधारय समास होगा। जैसे सुयोग, सृष्टु है जो योग, सृष्टु का मतलब अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा, अच्छा है जो योग, ऐसा कह सकते हैं। दुर्वचन, दूर है जो वचन, दूर है जो वचन, दूर का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, क्या होता है, बुरा, बुरा है जो वचन। कुवेश, कु है जो वेश, यानी कु का अर्थ भी यहाँ क्या, बुरा है, बुरा है जो वेश, कुवेश। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा। तो यहाँ आधा है, कु है, दूर है, सु है, ये क्या है, अव्यय पद है। इसी प्रकार कुकृत्य, कुत्सित है जो कृत्य, कुकृत्य। खुशबू, खुश है जो बू, खुशबू। ये उदाहरण पूछा हुआ है, इसमें मूल शब्द पूछा हुआ है खुशबू में, तो खुशबू में जो मूल शब्द है वो क्या है, बू है, और खुश क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ शब्द है। बदबू, बद है जो बू, ये उदाहरण ही पूछा हुआ है। बदबू में उपसर्ग पूछा हुआ है, तो बदबू में उपसर्ग क्या है, बद है, खुशबू में उपसर्ग क्या है, खुश है, मूल शब्द क्या है, बू है, और यहाँ भी मूल शब्द क्या है, बू है। बू का अर्थ क्या होता है, बू का अर्थ गंध होता है, क्या होता है, गंध, जिसे हम हिंदी भाषा में सुगंध और दुर्गंध के रूप में व्यवहार में काम में लेते हैं। सुपाच्य, सृष्टु है जो पाच्य, सृष्टु यानी अच्छी तरह है जो पाच्य, सुपाच्य। तो यहाँ पूर्व पद क्या है, अव्यय के रूप में कार्य कर रहा है, और ये अव्यय है वो क्या है, विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पूर्व अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास हुआ। यानी सारे के सारे उदाहरण है वो किस समास में जाएंगे, कर्मधारय समास में जाएंगे। पर्णशाला, इसके बाद में 6 नंबर मध्य पद लोपी। मध्य पद लोपी उस समास को कहा जाता है, कर्मधारय समास को, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच में एक आवृत पद जो है वो कार्य करता है, और वो दोनों को स्पष्ट करने वाला शब्द होता है। तो जहां मध्य पद का लोप हो जाता है उसे मध्य पद लोपी
कर्मधारय समास कह सकते हैं, या लुप्त पद कर्मधारय समास हम उसे कह सकते हैं। जिस समास में पहले पद का संबंध दूसरे पद से बतलाने वाला शब्द आवृत रहता है। क्या रहता है? आवृत रहता है, यानी वहां एक शब्द होता है जो पूर्व पद और जो उत्तर पद है उनका संबंध बतलाने वाला शब्द होता है। उसी के कारण वो शब्द है क्या है? विशेषता को प्रकट करने वाला होता है। उसका क्या रहता है? लोप रहता है। जैसे पर्णशाला, प्रण निर्मित शाला, पर्णशाला, यानी जो शाला बनी है वो किससे बनी है? पर्ण से, पत्तों से निर्मित शाला है, घास फूस से निर्मित शाला है। तो ये जो शब्द है वो अध्याहरित शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्याहरित शब्द कहलाता है। घृतान, घृत मिश्रित अन्न, छाया तरु, छाया प्रधान तरु, देव ब्राह्मण है, देव पूजक ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, गुड़म्बा महत्वपूर्ण उदाहरण है। गुड़ में उबाला आम, यानी गुड़ में उबाला हुआ आम गुड़म्बा कहलाता है। तो आम की विशेषता क्या है? वो गुड़ में उबाला हुआ है। गुड़दानी, गुड़ मिश्रित धानी, गुड़दानी। तो यहाँ निर्मित है, मिश्रित है, प्रधान है, पूजक है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या है? पहले पद का संबंध दूसरे पद से बतलाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? अध्याहरित शब्द कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है कर्मधारय समास का 7वां भेद, संख्या पूर्व पद कर्मधारय समास, यानी वह कर्मधारय समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे संख्या पूर्व कर्मधारय समास कहा जाता है, जिसे हम द्विगु समास के रूप में पढ़ते हैं। किस समास के रूप में पढ़ते हैं? द्विगु समास के रूप में पढ़ते हैं, जिसकी परिचर्चा कर्मधारय समास भाग 2 में हम विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।